सभी को नमस्कार। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी lies in our collective strength, not in the battlefield। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप सीधा संयुक्त राष्ट्र से देख रहे थे। इस वक्त ग्लोबल फ्यूचर पर जो समिट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उस समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संक्षिप्त भाषण था ये। और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। आज उनके दौरे का तीसरा दिन था और इस तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को उन्होंने संबोधित किया। और इस समिट में उन्होंने भारत की भी भूमिका रखी कि भारत में क्या हो रहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह का वैश्विक जो है जो तमाम वैश्विक संस्थाएं, उनका भविष्य किस तरह का होना चाहिए ताकि दुनिया का भविष्य एक बेहतर बन सके। उन्होंने भारत की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत अपने चुनाव को लेकर की कि भारत में किस तरह से चुनाव हुए और उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया ने चुना, भारत के लोगों ने चुना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से निकाला है। और उन्होंने भारत की बात करते हुए क्या कुछ भारत भविष्य देखता है उसका भी उनके भाषण में एक परिलक्षित हुआ। उन्होंने क्या कहना चाहा और साथ साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ग्लोबल संस्थाओं को रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये बात लगातार पिछले कई सालों से भारत उठाता रहा है। ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म्स की बात करता है तो उसमें जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म की भी बात है। और उन्होंने कहा ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एस्पिरेशंस। ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें थी। तो इस सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री को हमने सुना और जो कुछ बड़ी बातें थी जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। और प्रधानमंत्री के आज के इस समिट में जो प्रधानमंत्री ने कहा, जिसको हमने सुना, उसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से आपको नमस्कार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात को इंसिस्ट किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी उन्होंने बात कही। और साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने मुझे तीसरी बार अवसर दिया, तीसरी बार मुझे मौका दिया। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद की उन्होंने बात करी। और साथ साथ उन्होंने कहा तकनीक के सुरक्षित प्रयोग के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तकनीक के सुरक्षित अगर प्रयोग है उसके लिए बैलेंस, संतुलन की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ी बातें उनके इस भाषण की। उन्होंने कहा मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। इस वक्त आप जानते हैं कि 2 मोर्चों पर दुनिया में युद्ध चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। हमारी मानवता की सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम जो है सामूहिक शक्ति को वैसे युद्ध के मैदान में ना गंवाएं। भारत के 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दिखाया है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और अक्सर इस बात का वो जिक्र वैश्विक मोर्चों पर करते हैं कि किस तरह से भारत ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में भी और भारत के बाहर वैश्विक मंचों पर भी लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि भारत एक रोल मॉडल हो सकता है तीसरी दुनिया के देशों के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है कि किस तरह से गरीबी रेखा से जो है निकला जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार की, ये कहा कि सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है, क्योंकि अगर आपको प्रासंगिक बना रहना है तो सुधार करने होंगे। इस बात को भारत कई सालों से लगातार उठा रहा है यूएन में, क्योंकि वैश्विक संस्थाओं में जो है एक रिफॉर्म होना वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। यूएन में रिफॉर्म होना बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दुनिया ये बार बार कह रही है कि अगर ये जो है सुधार नहीं हुए तो ये वैश्विक संस्थाएं जो हैं अप्रासंगिक बन जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने कहा प्रासंगिकता जो है वो बड़ी, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सुधार हो। एक बार फिर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण, उन्होंने क्या कुछ कहा इस समिट में, और उसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे, इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के लिए भारत क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एक बार फिर। एक्सेलेंसीज, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम
ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज in our collective strength, not in the battlefield। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली हमारा कमिटमेंट है। पूरे विश्व जो है एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है जिसको लेकर भारत हमेशा वैश्विक मंचों पे बात करता रहा है। और आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जब कोरोना संकट आया था तब भी भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम किया। और दुनिया में जहां जहां युद्ध हैं, भारत ये कोशिश कर रहा है कि वैश्विक मंचों पर दुनिया जो है ये समझे कि ये जो दौर है ये युद्ध का दौर नहीं। और इसके अलावा युद्ध के क्षेत्रों से और मुश्किल की घड़ी में कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों की सभा को संबोधित किया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दुनिया में जहां जहां कहीं भी संकट आए हैं, भारत वहां पर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला देश रहा है। तो ये भारत नई भूमिका में है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के इस भाषण को इस वक्त जो है
पूरी दुनिया जो है बेताबी से सुन रही थी और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार जी जो है सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट है भारत के। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के। आप दोनों का माफ़ कीजिएगा, अतुल अनेजा जी जुड़े हैं, माफ़ी चाहता हूँ। अभी कुछ ही देर में प्रोफेसर अंशु जोशी जी मेरे साथ जुड़ेंगी, लेकिन अतुल अनेजा जी मेरे साथ वैश्विक मामलों के जानकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अशोक सज्जनहार जी, छोटा भाषण था, जो समय था उसी समय के बीच प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, लेकिन वन अर्थ वन फैमिली की भावना थी और साथ साथ भारत को उन्होंने एक तरह से रोल मॉडल दुनिया के सामने दिखाया कि चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चुनाव की उन्होंने बात करी, या फिर इस तरह से जो है किस तरह से भारत जो है जिस तरह का एक दुनिया को दिखा रहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, ये सब चीज़ें उन्होंने रखकर दुनिया को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अशोक जी, और बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब सितंबर 2014 में वो पहली मर्तबा आए थे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली में। मई 2014 में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी और पहला जो यूएन जनरल असेंबली का सेशन था, तो तब भी उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था यही है दी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है। वही हमारी फिलॉसफी है जिससे हम चलते हैं। और उस समय भी उन्होंने कहा था हमारा जो गाइडिंग लाइट है वो है सबका साथ सबका विकास। और अब हमने देखा है जो देखिए पूरी दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो कि नेशनलिज्म को हीन नजरों से देखते हैं, कहते हैं कोई अगर देश में नेशनलिज्म है तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम देशों का ये वाला तजुर्बा रहा है, ये अनुभव रहा है। भारत की जहां तक बात है, जैसे आपने कल भी सुना है उनको, भारत जब प्रगति करता है, भारत जब विकसित करता है, तो वो केवल अपने लिए प्रगति नहीं करता है, वो पूरे विश्व के लिए प्रगति करता है। वैक्सीन मैत्री का उन्होंने बताया जो हमने यहाँ पर, और ये मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, जब हमारे यहाँ पर वैक्सीन बनी अशोक जी, जनवरी 2021 में हमने वैक्सीनेशन ड्राइव अपना शुरू किया, 16 जनवरी को मुझे याद है, और 20 जनवरी को हमने मिलियंस ऑफ डोजेस अपने पड़ोस में भेज दिए, बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को, और कहाँ कहाँ हमने भेजे। तो मतलब इसका तात्पर्य यह है जो जब भारत आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, तो केवल अपने को फायदा नहीं होता है, पूरे विश्व को फायदा होता है। तो मैं कहूँगा उनका सबसे महत्वपूर्ण, आपने कहा बहुत छोटा भाषण था, क्योंकि यूएन के उसमें यही रिक्वायरमेंट है जो आप बहुत ही कम समय में अपनी बात कहें। तो उन्होंने इस कम समय में कहा, परंतु जो उसका सार था, जैसे आपने भी बताया, मैं यही समझता हूं जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझना चाहिए, हमको मिलकर रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध से किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलता। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो है जो अगर रेलेवेंट रहना है तो हमको रिफॉर्म करना बहुत आवश्यक है। रिफॉर्म इज एसेंशियल, बदलाव बिल्कुल जरूरी है। और ये बिना कहे उन्होंने वही उसके बारे में कहा जो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म नहीं करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है, हम देख रहे हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं उसमें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें रिफॉर्म करेंगे तभी हम ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये सब अपने पूरी तरीके से विश्व में जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्ड वो कर पाएंगे। अशोक जी, इस बीच मेरे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ चुकी हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की। हालांकि मैं आपको पहले ही इंट्रोड्यूस भी कर चुका हूं। अतुल अनेजा जी भी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अतुल जी, कुल मिलाकर क्या ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री के भाषण को अगर मोटे तौर पर देखें तो शायद इसको दो हिस्सों में देखा जा सकता है। एक, उन्होंने भारत की बात करी, जैसे मैंने शुरू में बताया, 2-3 बिंदु उन्होंने भारत के बताया, भारत का चुनाव,
भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में 25 करोड़ को गरीबी से निकाला, और फिर उन्होंने विश्व के लिए बताया कि विश्व में किस बात की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स की। भारत क्योंकि रिफॉर्म्स कर रहा है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, भारत ने एक बड़ा रिफॉर्म दुनिया को दिखाया। भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म करता है और उसके बाद 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल जाते हैं। तो दुनिया को भी एक मैसेज है कि भारत से सीखे और रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वैश्विक संस्थाएं जो अप्रासंगिक होती जा रही हैं। अशोक जी, इसके दो केंद्र बिंदु थे आज के भाषण के जो मुझे समझ में आया। एक तो एक एंटी वॉर स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री का कि युद्ध की को हटाना है एक ग्लोबल एजेंडा से, और उसके साथ जुड़ी बात है डेवलपमेंट की। तो ये दो मेन पिलर हैं, दो एक्सिस पे बात हो रही थी। अब युद्ध और ये दोनों काम एक पर्टिकुलर तरीके से हो सकते हैं, वो है रिफॉर्म्स अगर इंटरनेशनली देखें तो यूएन की रिफॉर्म जैसे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म है, और फिर उसके बाद बात आती है भारत की कि भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर बनने के लायक हैं। और उसके लिए जो है वो हमारा जो डॉक्ट्रिन उन्होंने बताया कि भाई वन अर्थ वन फैमिली, हम इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं। और हमारे साथ और हमारी उपलब्धियां जैसे डिजिटल में हम डीपीआई में हम आगे हैं। तो जैसे आपने कहा था कि अब हम एक ग्लोबल साउथ के रोल मॉडल के तौर पे आ सकते हैं। उससे बात जुड़ी हुई थी अफ्रीकन यूनियन को जैसे G20 में हमने शामिल किया। तो एक तरह से कि ये भारत अब फ्यूचर रेडी है, और फ्यूचर रेडी के साथ साथ वो जो अपनी क्षमताएं हैं वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं हैं, हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। और शेयर करने का मतलब है कि हम डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे और इंक्लूसिविटी से लेके जाएंगे। और जैसे उन्होंने बात की वन हेल्थ, वन ग्रिड, वन एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, फूड सिक्योरिटी की बात की। इन तो भारत का एक मॉडल था जो भारत ने दुनिया को दिया, वन ग्रिड वन सन वन ग्रिड का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी तरह हम फ्यूचर रेडी हैं। लेकिन जो हमारा मॉडल है वो सूटेबल है ग्लोबल साउथ के लिए। वो बार बार एक रनिंग थीम बीच में ग्लोबल साउथ की उनके भाषण में आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब एंड में अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे थे कि भारत अब जो रिफॉर्म की बात है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और ये अनस्टेटेड एलिमेंट है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनने की पूरा क्राइटेरिया है, सब कुछ हम दुनिया को हम कंट्रीब्यूट करेंगे जो फ्यूचर रेडी करने के लिए। और हम लेकिन यहाँ पर अतुल जी एक सवाल ही उठता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जो है वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और मुझे याद है 2003 या 2004 में जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी के जी के साथ अमेरिका गया था, उस वक्त भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। 2002 मतलब आप समझिए 20 साल 2 दशक हो गए, भारत लगातार इसकी ज़रूरत पर बल दे रहा है। जब ऐसी बातें वैश्विक मंचों पर कही जाती हैं और जब भारत द्वारा बार बार कही जाती है, भारत अकेला नहीं, अब तो दुनिया की कई ताकतें भारत के साथ खड़ी हैं, उनकी अपनी क्या प्रासंगिकता होती है? देखिए, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। अब 2002 की बात करें, वो भारत एक अलग भारत था, ठीक है, राइजिंग भारत तब भी था, इंडिया शाइनिंग की हम तब बात करते थे वाजपेयी जी के टाइम के। लेकिन उससे हम बहुत बड़ी छलांग लगा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ हम जो इकॉनमी हमारी है। देखिए, हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया की बन चुके हैं, राइट। तो ये पहले ये हमारे पास ये आर्थिक क्षमता नहीं थी जो आज हमारे पास है। फिर हमने जैसे G20 में देखा, G20 की समिट जो नवंबर में हुई थी, उसमें हमने बड़े साफ तौर से खुलेआम एक तरह से ये कहा कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम ब्रिज बनेंगे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के लिए, और हम एक ग्लोबल साउथ को एक दिशा देंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है, और भारत जो आज का भारत है और 2002 का भारत है, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। तो इसलिए जब हम अब बात करते हैं यूएन रिफॉर्म्स की, तो हमें विश्व दूसरी तरह से देखता है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। इसीलिए बात भले ही वो हो, लेकिन उसका असर मुझे लगता है कि आज की स्थिति में जो युद्ध की स्थिति है, जब दुनिया को एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रास्ते की ज़रूरत है, तो मेरे को लगता है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस सम्मेलन की जो निदेशक है मिशेल ग्रिफिन, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि भारत विश्व पटल की एक प्रमुख आवाज़ है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब भारत कोई बात रखता है तो उसको दुनिया बड़े गौर से सुनती है। प्रोफेसर अंशु जोशी, प्रधानमंत्री का इस भाषण का सार अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके लिए क्रक्स, आपके लिए सार क्या है?
देखिए, प्रधानमंत्री ने आज भी बहुत ही सारगर्भित संबोधन अपना किया है, बहुत ही सीमित समय में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संबोधन। इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला भाग उन्होंने मानव के कल्याण की, अंत्योदय की बात की, मानवता की बात की। तो ये दर्शन से जुड़ी हुई बात है, जिसमें वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेने की बात करते हैं, वसुधा के कल्याण की, मानव के कल्याण की बात करते हैं। वे भोजन सुरक्षा की बात करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं कि कैसे भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। और ये जो पहला भाग है, ये एक दर्शन को फिर एक एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। और फिर वो कहते हैं कि वो यहाँ ग्लोबल साउथ के तमाम देशों के साथ अपना ये अनुभव और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ कलेक्टिव एफर्ट्स की बात आती है, और यहाँ से उनके संबोधन का मुझे दूसरा भाग दिखाई पड़ता है, जिसमें वो इन कलेक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। और इसमें फिर वो कहते हैं कि इसके लिए तमाम जो ग्लोबल संस्थाएं हैं उनमें रिफॉर्म्स होना चाहिए, रिफॉर्म्स आर द की, वो ये कोट अनकोट उन्होंने कहा। और फिर वो उदाहरण देते हैं, फिर एग्जीक्यूशन पे लाते हैं कि कैसे भारत की प्रेसिडेंसी में G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, परमानेंट मेंबर बनाया गया, और ग्लोबल साउथ के एक महत्वपूर्ण इस इंस्टीट्यूशन को नेतृत्व की भूमिका दी गई। जो हमारे माननीय मोदी का लक्ष्य है, वो कहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि जो ये ग्लोबल साउथ के विकासशील देश हैं, इनका सिर्फ कल्याण नहीं करना है या सशक्तिकरण नहीं करना है, इनको नेतृत्व की भूमिका मिलनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि तो फिर सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। और यहाँ से उनके संबोधन का मुझे तीसरा भाग दिखाई पड़ता है, जिसमें वो सुरक्षा की बात करते हैं। वे कहते हैं, देखिए, आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए हमें जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी है, उसके अलावा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस सिक्योरिटी है, इसकी और भी ध्यान देना होगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच विद द ग्लोबल एम्बिशन। सुधार की बात करते हैं, उसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं। यहाँ से चौथा भाग मुझे उनका दिखाई पड़ता है, जिसमें वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फिर इसके लिए ना टेक्नोलॉजी का बहुत ही सेफ और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए फिर वो ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, ताकि जो DPI है, हमारा ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्लोबल गुड है, उसको सुनिश्चित किया जा सके, उसका एफिशिएंटली मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके। और यहाँ से उनका अंतिम भाग शुरू होता है, जिसमें वो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात करते हैं। वो 1 अर्थ 1 ग्रिड का उदाहरण देते हैं, 1 अर्थ 1 हेल्थ का उदाहरण देते हैं, और वो मनसा वाचा कर्मणा फिर भारतीय दर्शन पर चले आते हैं। तो वो अंत्योदय के, मानवता के कल्याण के भारतीय दर्शन से बात शुरू होकर मनसा वाचा कर्मणा से हम कैसे इन सुधारों को कर सकते हैं, कैसे हम कलेक्टिव एफर्ट्स कर सकते हैं, कैसे साथ में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे अंत्योदय हो, समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण हो। तो फिर वो एक भारतीय दर्शन पर आकर के उनका संबोधन समाप्त होता है। कल के भी उनके संबोधन में मैंने इसी एक बहुत ही रोचक तथ्य को देखा कि कैसे एकत्व के भारतीय दर्शन से, भारतीय ज्ञान परंपरा से शुरू होकर के, और कैसे अंत में फिर वो फिर भारतीय दर्शन पर लाकर के अपने संबोधन को उन्होंने कल भी समाप्त किया था। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प वो है कि मतलब भारतीय दर्शन और भारतीय जो जीवन पद्धति है वो कैसे विश्व के कल्याण के लिए जो है एक रास्ता हो सकता है, ये वो लगातार विश्व को जो है बता रहे हैं। और सिर्फ हम मनसा वाचा कर्मणा, मतलब साफ है कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं। भारत के उदाहरण ऐसे जो हैं बहुत सारे, जैसे G20 का उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जो है G20 के में हमने कैसे अफ्रीकी देशों को ऑन बोर्ड लिया, उसके बाद जो है कोरोना के समय में कैसे हमने दुनिया के लिए किया, जब भारत ने सन को एक ग्रिड की तरह इस्तेमाल करने की बात की, सोलर अलायंस की बात करी, तब भारत ने विश्व को साथ लिया। तो बिल्कुल जब हम करते हैं तो दुनिया को लगता है कि भारत सिर्फ कह नहीं रहा है बल्कि करके दिखा रहा है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आऊँगा। 3 विशेषज्ञ मेरे साथ हैं, अलग अलग दृष्टिकोण, मतलब दृष्टिकोण जो है वो एक जैसा है, दृष्टि अलग अलग तरह से देख रहे हैं इस पूरे भाषण को, लेकिन सार जो है मुझे लगता है वो एक ही है। उस सार को समझने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ईडी न्यूज़ आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले UN समिट में, जो फ्यूचर समिट थी, दुनिया किस तरह का भविष्य देखती है और भविष्य के लिए क्या दुनिया की एक कलेक्टिव राह हो सकती है, इसको लेकर जो समिट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन को ही हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व को भारत का क्या संदेश है, इसको समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मेहमानों के साथ स्टूडियो में मेरे साथ अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं, वैश्विक मामलों के जानकार हैं। अशोक सज्जनहार जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, जो प्रधानमंत्री का एक जो उन्होंने बात, इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है, ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। ग्लोबल एम्बिशन तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए दुनिया जो है एम्बिशियस है और देखती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, गरीबी खत्म होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एक लंबी एक फेरिस्त है, लेकिन उस लंबी फेरिस्त को पाना है तो उसके लिए एक्शन भी तो होना चाहिए। उस एक्शन, अगर दुनिया युद्ध में उलझी रहेगी, 2 युद्ध चल रहे हैं, अगर आतंकवाद में घिरी रहेगी और हम जो हैं अपने जो दुनिया के डेवलप देश हैं वो अपनी तकनीक साझा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये तमाम जो एम्बिशन हैं वो सब की सब धरी रह जाएंगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि एम्बिशन तो है लेकिन एक्शन शायद नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। इस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री क्या? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कितने हमारे पूरे विश्व के सामने चैलेंजेस हैं। आपने अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया है, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, या और बहुत प्रकार के हैं जो कि क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है पूरी दुनिया के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हो रही हैं। और उसमें भी आप बहुत ऐसे निर्णय तो कर लेते हैं जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है। आपने क्योटो प्रोटोकॉल बनाया है 1996 में, आपने उसके बाद कोपेनहेगन में 2009 में आपने ये निर्णय किया है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आप इस्टेब्लिश करेंगे। $100 बिलियन आप देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को, जिससे कि वो जो भी नई टेक्नोलॉजी है, अडेप्टेशन है, मिटिगेशन है, दोनों की तरफ वो अग्रसर हो। तो देखिए निर्णय तो बहुत लिए जाते हैं, पेरिस अकॉर्ड में लिया जाता है जो इस सदी के अंत तक हम पहले कह रहे थे जो 2 डिग्री हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे, तापमान को 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे, और हम प्रयास करेंगे जो 1.5 डिग्री तक ही उसको हम सीमित करके रखें। परंतु हालात क्या है? हालात है कि बिल्कुल जैसे कहा जाए बिजनेस एज यूजुअल, जो तापमान बढ़ रहे थे वो वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, कोई उसके ऊपर अंकुश लगाने का कुछ प्रयास नहीं हो रहा है। जो विकासशील देश हैं उनके पास इतनी संभावनाएं नहीं हैं। जो विकसित देश हैं वो अपने रहन सहन में किसी प्रकार का
बदलाव करना नहीं चाहते हैं और ना ही वो विकासशील देशों को कुछ किसी प्रकार की सहायता देना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खाई आ गई है एम्बिशंस में और एक्शंस में। तो जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप ठीक है, देखिए आप एक्सप्लेनेशंस बहुत दे सकते हैं। पेरिस अकॉर्ड 2015 में हुआ, COP 21 में, और आपने कहा जो हम ये सब बदलाव करेंगे। SDG आपने डिसाइड किए सितंबर 2015 में, जो 15 साल में हम ये वाले जो सब 17 टारगेट हैं उस पर हम पूरी तरीके से वो कर लेंगे। फिर उसके बाद आप कहते हैं ठीक है, हम तो बड़े अच्छी तरीके से आगे अग्रसर हो रहे थे, परंतु देखिए बीच में तो कोविड आ गया। अब कोविड की वजह से तो हम बहुत ही, और वो ठीक बात भी है बहुत देशों ने, परंतु उसी समय अगर आप देखें भारत का एक उदाहरण आप लें, भारत भी एक विकासशील देश है, भारत के भी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के पास है 140 करोड़ की। तो मतलब जब आपके पास इतना ज्यादा चैलेंज है, इतनी बड़ी चुनौती है, तो मुश्किल भी आपके लिए उतनी होगी। परंतु जैसे उन्होंने बताया है, भारत एकमात्र G20 का सदस्य है जिसने अपनी पेरिस अकॉर्ड की कमिटमेंट्स को बिफोर टाइम कर लिया। तो मतलब अगर आप पॉलिसीज भी करते हैं और पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट भी करते हैं, तो आप ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से अगर आप काम करते हैं तो एक्शन हो सकता है। और दूसरी बात मैं इसमें संक्षेप में यही कहूंगा अशोक जी, जो अगर आपको एक्शन करना है आपको ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, चाहे देखिए आतंकवाद हो या पर्यावरण का मुद्दा हो या और प्रगति डेवलपमेंट का मुद्दा हो, ये अकेले कोई देश ऐसा पूरा नहीं कर सकता है। ये और देशों के साथ मिलजुल कर हमें करना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने ये ऑफर दिया है, जो भारत का जो अनुभव है, भारत का जो तजुर्बा है, भारत ने जो रिफॉर्म किया है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया है। देखिए हमने DPI तो किया ही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो सब को मालूम है, परंतु और किस प्रकार के हमने रिफॉर्म्स अपने देश में हम लाए हैं। जब कोविड-19 हुआ पूरी दुनिया में, जिसे कहा जाता है हेलीकॉप्टर इकोनॉमी, जो आप पैसा सबको देते गए, जो उससे आपको स्टिमुलस मिलेगा और आपकी इकोनॉमी ठीक चलती रहेगी। भारत ने वो नहीं, ये जो कन्वेंशनल विजडम थी वो हमने अडॉप्ट नहीं की। हमने अपने आप देखा जो हमारे लिए क्या फायदा होगा। हमने अपनी जनता को 800 मिलियन लोगों को अन्न दिया, पैसा नहीं दिया। अगर पैसा दे दे तो आपका सब जो इन्फ्लेशन है बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो जाता, जैसा 2007-2008 में हुआ। और उससे 2012 तक आते आते इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया जो भारत फ्रेजाइल 5 के श्रेणी में आकर रुक गया। परंतु इस बारी हमने अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस था उससे लर्न किया और हमने ऐसा पॉलिसीज, ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो कि हमारे देश के लिए और हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो ये हम पूरी दुनिया के साथ साझा करने को तैयार हैं। आपने अनुभव और भारत के अनुभव तजुर्बे की बात करी, भारत के एक्शन की भी बात है, खास करके जब हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में, जिसकी तरफ अगर अंशु जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं उनके शब्दों को ठीक शायद मैं नहीं पढ़, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया को खराब करने में हमारा सबसे कम हिस्सा है, क्योंकि इस तरफ उन्होंने कल दुनिया का ध्यान दिलाया जब वो भारतवंशियों से बात कर रहे थे। कल उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जिस प्रकार की जनसंख्या है और यदि हम ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट की ओर देखें तो हमारा जो एमिशन है वो 4% है और वो बाकी के कई विकसित देश जो हैं जिन्होंने बहुत वातावरण को खराब कर रखा है, प्रदूषित कर रखा है, उसकी तुलना में हमारा जो ये कार्बन फुटप्रिंट है हमारी जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है।
और यहीं पर आकर के उन्होंने कहा कि भारत तो प्रकृति के कण कण की पूजा करने वाला देश रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स की भी कल उन्होंने बात कही थी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो उन्होंने पूरे विश्व को दिया कि हम जब आज क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की बात करते हैं तो इट इज जस्ट, अशोक जी, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये एक छोटी सी समस्या नहीं है, एक बहुत विराट समस्या है। जब हम फिर समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये क्लाइमेट चेंज है ये क्यों इतनी तीव्रता से हो रहा है, तो फिर हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से कार्बन एमिशन की वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे ये जलवायु में आ रहे हैं। ओजोन लेयर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण की वजह से हमारा, चाहे हम जल को देखें, वायु को देखें, थल को देखें, हमारे तमाम जो प्रकृति के तत्व हैं ये बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंशियल अब क्राइसिस हमारे सामने है। यूनाइटेड नेशंस की कई बीते महीनों में इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई जिसमें इस बात को रखा गया कि यदि जलवायु परिवर्तन को हमने नहीं रोका तो इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम मानवता के अपने एग्जिस्टेंस पर आएंगे। तो बड़ा गंभीर खतरा है, पूरी दुनिया इसको समझ रही है। और कल माननीय प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए हम सबने कलेक्टिव प्रयास शुरू किए, तो जैसे जो पेरिस अग्रीमेंट है, तो भारत ने वहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें लाइफस्टाइल फॉर चेंज के माध्यम से, पंचामृत के माध्यम से हमने तय समय से बहुत पहले ही पूरा कर लिया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत की कि जिस प्रकार की एक बड़ी जनसंख्या हमारी है, जिस प्रकार का हमारा भूभाग है, लेकिन इसके बावजूद इतने सघन तरीके से हमने इसको पूरे, चाहे वो पंचामृत हो या लाइफ हो, इसको हमने एक बड़े आंदोलन की तरह अपने देश में चलाया और इसका हम बड़े पैमाने पर असर देख रहे हैं। आज गांव-गांव तक आप जाइए, लोग पॉलिथीन के दुष्परिणामों को समझ रहे हैं। तो लोग बहुत ही जो एक सस्टेनेबल तरीका है हमारी जिंदगी का, हमारी संस्कृति का, जो भारतीयों के दिल से जुड़ा हुआ है, भारतीयों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारी जब यदि हम पिछली पीढ़ियों को देखें तो हम किसी भी, चाहे वो अन्न हो या हमारे कपड़े हो या हमारी जो जीवन शैली थी, जो दूसरी वस्तुएं हो, हम उनको रिसाइकल करते थे। और वो जो रिसाइकलिंग है जब वो बंद हुई, जब हमने देखा, हमने वेस्टर्न सोसाइटी से लेना शुरू किया, चीजें सीखनी शुरू की, और ये रिसाइकलिंग जब हमने बंद की, पॉलीथीन जैसी चीजें हमारी जिंदगी में आई, तो बड़े दुष्परिणाम हमने झेले। लेकिन अब ये देखना सुखद है कि गांव-गांव तक एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट की गई है इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जो भारत सरकार चला रही है, और इसके बड़े सुखद परिणाम अब टेंजिबल जब हम दृष्टि से देखते हैं कि जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में जाके वायदे किए थे, हमने जो उद्देश्य अपने लिए तय किए थे, उसकी पूर्ति हम कर चुके हैं। तो ये देखना बड़ा सुखद है। और यहीं से फिर उन्होंने ज्ञानाय, दानाय और रक्षणाय की भी बात की थी कि भारत एक ऐसा देश है जो देने में विश्वास करता है, सहयोग में विश्वास करता है, करके दिखाता है, और हम किसी पर दबाव डालकर नहीं, हम अपने प्रभाव से सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, दबाव डालकर नहीं, प्रभाव से आकर्षित करते हैं। और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की भी बार बार प्रधानमंत्री ने बात की। मैं उसमें भी आऊँगा। अनिजा जी, जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात की ग्लोबल फ्यूचर के लिए, उसमें भाव क्या है भारत की तरफ से, इस पर भी आऊँगा। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, प्रधानमंत्री का संबोधन, और उस संबोधन को हम गहराई तक समझने की कोशिश कर रहे हैं इस ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है?
ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक बार फिर आपका स्वागत है। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और इस संबोधन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं 3 मेहमानों के साथ। अतुल अनेजा जी वैश्विक मामलों के जानकार हैं, अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट है, प्रोफेसर अंशु जोशी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की। अतुल जी, प्रधानमंत्री ने मानवता के हितों की रक्षा की बात करी है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात की है ग्लोबल फ्यूचर के लिए, क्या मायने इसके? अशोक जी, आप डेवलपमेंट के कई मापदंड हो सकते हैं। एक तो हम जीडीपी से मेजर करते हैं, भी ग्रोथ रेट हमारा कितना है, कितना ट्रेंड लाइन किधर जा रहा है। तो एक तरह से वो एक तरीका है, मापदंड है कि भाई हमारी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। लेकिन उसको अगर हम गहराई से देखें, क्या लोग उससे बेनिफिट कर रहे हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है, क्या वो होलिस्टिक तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो पहले इनिशिएटिव्स रहे हैं, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो जब साइक्लोन्स आते हैं या हरिकेन्स आते हैं तो उसके लिए एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जो उसको रोक सके लेकिन सस्टेनेबल भी हो। तो एक तरह से वो भी एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का एक उदाहरण है। अब अगर आप देखते हैं, जैसे कोविड की बात हो रही थी, कोविड में भारत ने, हमारी अपनी समस्याएं बहुत थी लेकिन हमने वैक्सीन बनाई, पहले तो खुद घर के अंदर वैक्सीन बनाई जब, और उसके बाद उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पर इसकी कहीं से ना कि WHO से आ रही थी, ना ये बड़ी कंपनीज फाइज़र वगैरह दे रही थी। हम जाके हमने आउटरीच दी, हमारे C-130 हेलीकॉप्टर, ये प्लेन्स होते थे, हम जाते थे और वैक्सीन पहुँचाते थे। वो भी एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का एक उदाहरण है। कहीं भी विपदा आती है, अब टर्की में जैसे वो अर्थक्वेक आया है, तो हम तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह गए थे। उसके पहले नेपाल में ऐसी स्थिति आई थी, वहाँ पर पहुँचे थे। अगेन वो फिर एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। हमारा जो नेवल डॉक्ट्रिन है, हम HADR की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ये एक बहुत बड़ा, हमारी जो नेवल एक्सरसाइजेस कई देशों के साथ होती है वो HADR एक्सरसाइजेस होती हैं। उसमें भी यही सोच पीछे है कि अल्टीमेटली जो सेंटर है वो ह्यूमन बीइंग है, वो आंकड़े नहीं है, वो ग्रोथ रेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो हमारी नीति है या फ्रेमवर्क है या इनिशिएटिव्स हैं, ये इसके ऊपर ही केंद्रित है। और जो पॉलिसीज़ बनती हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, एनर्जी सिक्योरिटी की, उसके अंदर एक जो एक रनिंग थ्रेड है या बेसिक अंडरलाइंग थीम है, वो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की है। तो मुझे लगता है कि आज के भाषण में भी जो प्रधानमंत्री ने बहुत संक्षेप में बोला, लेकिन वो झलक रही थी कि एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, जो हमारा भारत का जो विज़न है एक फ्यूचर, वर्ल्ड फ्यूचर के लिए, जिसमें ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, उसमें एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अशोक सज्जनहार जी, प्रधानमंत्री के भाषण को तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इतर थोड़ा सा एक अलग मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक अलग मैं विषय आपसे समझने की कोशिश करूँगा। हम सब जानते हैं सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। जब महासभा की बैठक होती है, सब देश इसमें हिस्सेदारी करते हैं, सब लोग इसमें विचार विमर्श करते हैं। अभी भारत को इस बार शायद 28 तारीख का दिन मिला है जिसमें भारत के विदेश मंत्री जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। वो तो हम UN की महासभा में तो देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, एक चर्चा होती है। लेकिन UN में इस तरह के भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी हमने फ्यूचर समिट की बात करी, इस तरह के भी प्लेटफॉर्म जो हैं, धीरे धीरे कई प्लेटफॉर्म जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर भी लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। इनकी अपनी रेलेवेंस क्या, इनकी अपनी प्रासंगिकता क्या? इस तरह की जो समिट होते हैं उसमें लोग अपनी बात रखते हैं
और वो उसके बाद क्या होता है? क्या उस पर कोई एक्शन किस तरह से हो, उसके ऊपर कोई जो है फ्यूचर का एक कोई रोड मैप तैयार हो, उस पर कोई चर्चा होती है, किस तरह से होता है? जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट है ये अशोक जी। देखिए, ऐसा है जब दुनिया देखती है जो हमारे सामने कुछ ऐसी विषमता आ गई है, कुछ ऐसे मुद्दे आ गए हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसको हमें डील करने के लिए जो पूरी दुनिया के जो शीर्ष नेता हैं उनको हमें बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, और जो निष्कर्ष निकलता है उसको हमें संजो कर रखना चाहिए और उसको हमें आगे लेकर जाना चाहिए। तो जो यूएन जनरल असेंबली है वो तो एनुअल मीटिंग है, हाई लेवल सेगमेंट होता है जो सितंबर में होता है, जिसमें दुनिया के चाहे प्रेसिडेंट आए, वाइस प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, फॉरेन मिनिस्टर आए, कोई भी आए, ऐसे आकर वो अपने देश का पक्ष उसमें वो बताते हैं। परंतु ये वाले जो होते हैं, ऐसे जो समिट्स होते हैं अशोक जी, ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर टारगेट किए जाते हैं। जैसे ये वाला है समिट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि अब देख रहे हैं जो चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म का हाल हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आप यूथ हो, चाहे विमेन का वो हो, जेंडर इश्यूज हो, क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो, तो ये सब में बहुत ही मुश्किलें आई हुई हैं पूरी दुनिया के लिए। और कैसे, और शांति सबसे ज्यादा, युद्ध और शांति का जो मसला है वो सबसे ज्यादा दुनिया के सामने आकर खड़ा हुआ है। और अब रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई उसका समाधान नहीं निकल रहा है, कोई उसका हल नहीं निकल रहा है। तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनके साथ कैसे डील किया जाए, उनके ऊपर क्या विचार विमर्श करके उसके ऊपर, और वही जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो हमें एक्शन लेने की उसमें जरूरत है। तो इसीलिए ऐसे जो होंगे, मैं कहूंगा एक जो एसडीजी समिट हुआ था जिसका मैंने अभी हवाला दिया था, सितंबर 2015 में हुआ था, उससे पहले 15 साल पहले जिसे एमडीजी समिट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जब मिलेनियम चेंज कर रहे थे तो तब हुआ था जो भाई हम 15 साल में हम क्या करेंगे, जो नया मिलेनियम आ रहा है, 3rd मिलेनियम में हम एंटर कर रहे हैं 2000 में, तो हम उस 15 साल मिलेनियम में हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा, हमें क्या काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उससे हम जूझ पाएं। फिर हमने देखा एमडीजीज में हमने कुछ प्रगति की, कुछ आगे गए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो पॉवर्टी लेवल हो, चाहे मैल न्यूट्रिशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, जेंडर इक्वालिटी हो, वगैरह वगैरह। तो उसमें हमने कुछ लेसन्स लिए, जो हमने बहुत ज्यादा टारगेट्स बना दिए थे उसमें, जिसको कि डील करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद हुआ जो आप एसडीजी में करिए, और एसडीजी में हमने ये किया। दूसरा फिर पेरिस अकॉर्ड भी उसके साथ साथ हुआ, जो हर नेशन अपना कंट्रीब्यूशन अपने आप डिसाइड करेगी, है? तो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, आईएनडीसी, वो किए गए, जो अगर हमको तापमान को 1.5 डिग्री रखना है तो हर देश ऐसा करेगा। और अब एक और मुहिम चल गई थी जो हमको नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी तक हम कब पहुंच पाएंगे। तो ये भी देश मिलकर, क्योंकि जैसे हम सभी बात कर रहे हैं, जो पर्यावरण है, क्लाइमेट चेंज है, वो सच में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे जो समिट्स होते हैं, एमडीजी समिट, एसडीजी समिट, फ्यूचर समिट ऑफ द फ्यूचर, ये कम होते हैं, मतलब 10 साल के बाद हुआ, 15 साल के बाद हुआ, जब बहुत ही चैलेंजेस आ जाते हैं, चुनौतियां आ जाती हैं विश्व के सामने, उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो ये हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट ही आकर इसमें अपना वक्तव्य देते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा 5-5 मिनट से ऊपर ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि 2 दिन में आपको खत्म करना है ये पूरा समिट। अशोक जी, मैं 1 मिनट फिर आ रहा हूँ आपके पास। इस बीच निखिल हमारे संवाददाता जो हैं वो भी
न्यूयॉर्क से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रधानमंत्री के इस दौरे की रिपोर्टिंग वहाँ से कर रहे हैं। लेकिन अशोक जी, एक मेरे मन में सवाल और आ रहा है, मुझे नहीं मालूम दर्शकों के मन में वो सवाल आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है दर्शकों के मन में भी एक सवाल हो, ये सवाल उठ रहा हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस तरह के समिट होते हैं वो यूएन की जो जनरल बॉडी, जो जनरल मीटिंग होती है, जो महासभा की बैठकें होती हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं दरअसल जो यूएन जिन लक्ष्यों को लेकर, या यूएन क्योंकि जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ, क्योंकि सुधार नहीं हुए, उसके कारण हम देखते हैं कि यूएन उस चीज़ों को जो है उसमें खरा नहीं उतर पा रहा है। अब यूएन जो है युद्ध रोकने के लिए एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट माना गया था, लेकिन आज दो मोर्चों पर युद्ध हो रहे हैं और यूएन जो है डिफंक्ट एक बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। तो क्या ये इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं यूएन को, या फिर यूएन क्योंकि कई चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसके पैरेलल कुछ चीज़ें करने की कोशिश होती है? ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, एक तो है यूएन जनरल असेंबली का जो आपने बात की है, वहाँ पर तो हर वर्ष में नेता आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, पूरे साल तक इसके ऊपर मंथन होता रहता है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। जैसे आप डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए यूएनडीपी कर लीजिएगा, अंकटैड कर लीजिएगा, एफएओ कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिएगा सेहत के मामले में, और आपको पता ही है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत सारे कल्चर के ऊपर हो गया, यूनेस्को हो गया। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो भी अपना काम करती रहती हैं। अब जैसे क्लाइमेट चेंज में यूनेप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, फिर यूएनएफसीसी है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज करती है और साइंटिफिक स्टडीज सामने लाती है जो देखिए ये तथ्य है और इनके ऊपर बेस करके आप अपने निर्णय लीजिएगा, क्योंकि उनको भी कुछ बेसिस चाहिए जो भाई हम किस बात पर निर्णय लें। तो ऐसी उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं और वो अपना काम कर रही हैं, मे बी इतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि देखिए आखिर में फेलियर ये यूनाइटेड नेशंस का या यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का नहीं है, फेलियर ये मेंबर्स का है। अब देखिए, अगर शांति की अगर हम बात करते हैं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां पर कोई देश हैं जो कि वीटो वील्ड करते हैं और वो वहां पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है, अपने आप वो उनको इफेक्ट होते हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए ये मैं समझता हूं जो यूनाइटेड नेशंस पर तो हम उंगली उठाते हैं, पर उंगली जो उठानी चाहिए वो मेंबर स्टेट्स पर चाहिए। अब पर्यावरण का भी है, पर्यावरण में आपने बहुत सारे निर्णय ले लिए हैं जी। अब निर्णय को कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? वो सभी देशों को करना है और देश नहीं करते हैं क्योंकि उनके अपने हित कहीं और हैं। क्योंकि जैसे अब वहां पर अमेरिका में है, वो कहते हैं हमको तो और हम फॉसिल फ्यूल्स को वो करेंगे, ऑयल को, गैस को हम और एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं ये क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। तो इसीलिए ये उंगली उठाना आखिर में यूनाइटेड नेशंस तो एक वही करेगा जो कि सभी मेंबर स्टेट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, सब मेंबर स्टेट्स को जो है अपने स्वार्थ से जो है ऊपर उठना पड़ेगा। तब जब विश्व कल्याण की भावना होगी तब जो है कहीं ना कहीं एक्शन दिखेगा। वो भावना कहीं नहीं है, और भारत क्योंकि जो भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन की वो बात कर रहे हैं, वो इसी भावना से जो है वो निकलती है, और इसीलिए जो है भारत कहीं ना कहीं जो है इसमें एक रोल मॉडल बन रहा है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल, प्रधानमंत्री का भाषण, क्या वहाँ हुआ एक्शन? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी अशोक, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी वही प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस पर बातचीत की जिसकी चर्चा आप बहुत देर से कर रहे हैं। जो वो हिंदुस्तान में भी एक तरह से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो दुनिया के संदर्भ में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने जो एक रोड मैप भविष्य के लिए बताया, किस तरह से सभी को एकजुट आना होगा और विश्व के समृद्धि के लिए काम करना होगा। ये युद्ध का समय नहीं है। साथ ही साथ ढेर सारी बातें, चाहे वो
टेररिज्म से लेकर के और तमाम विषय जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री ने एक एक करके रखा और भारत की भी बात रखी और साफ तौर पर कहा यूनाइटेड नेशंस में जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि उसमें भी सुधार के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की ज़रूरत है। साफ तौर पर ये एक और अच्छी बात दिखी कि भारत, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आपको कुछ देने के लिए भी तत्पर है। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमने यहाँ पर सफलता अर्जित की है, वो हम सारे रोल मॉडल्स आपको आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी बातें, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का कहा, जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सक्सेस हो सकता है और उसको किस तरह से किया गया है ये भी भारत साझा करने के लिए तैयार है। कि एक खुले मन के साथ में और दुनिया को सबका साथ सबका विकास, जब पूरी दुनिया का विकास एक साथ हो चुके हैं, इस मानसिकता के साथ भारत पहले भी रहा है और प्रधानमंत्री की इस स्पीच में वो भी साफ तौर पर नजर आया। जाहिर तौर पर जो पॉइंट्स रखे गए थे उसकी कोई मुखालफत कर भी नहीं सकता, क्योंकि कोई बात ऐसी नहीं रखी गई उसमें जिसको कोई चाहकर भी डिनाई कर सके। तो जाहिर तौर पर उसका इस्तकबाल किया गया है, स्वागत किया गया है और जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बहुत ज़्यादा सारे लोगों से तो नहीं, लेकिन कुछ जो मीडिया के लोग हैं और जो यहाँ पर दूसरे देशों से आए हैं, उन्होंने बड़े खुले दिल से, मुक्त हस्त से इसकी प्रशंसा की है और बार बार कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें रखी गई हैं, अगर इनको दुनिया मान ले, फिर वही बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग वाली बात आती है कि जो बातें प्रधानमंत्री ने आपके रखी हैं यहाँ पर, वो अगर बातें दुनिया मान दे तो शायद भविष्य के लिए हमको इतना मंथन न करना पड़े, हम एक सही लाइन पर चलेंगे। आज हम अपनी रणनीति सुधार लें तो हमारा भविष्य बेहतर हो सकेगा। अशोक, चलिए आप बने रहिए और मेरे साथ दोनों मेहमान भी बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीईओज़ के साथ, कई कंपनियों के सीईओज़ के साथ जो बैठक हुई थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वहाँ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में इस वक्त न्यूयॉर्क में है। 3 दिन के उनका ये दौरा है और आज उनके दौरे का आखिरी दिन और उनका आखिरी अहम कार्यक्रम जो है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी कुछ बैठकें और होंगी, लेकिन जो उनका एक जो है फ्यूचर ऑफ द समिट जो था उस पर उनका संबोधन हुआ, उसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं और इस पर हम चर्चा लगातार, अभी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी बताया, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष कंपनियों के CEOs के साथ जो है उनकी बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया। साथ ही शीर्ष कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। टेक कंपनियों के CEOs ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की अहम भागीदारी की बात कही। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष टेक कंपनियों के CEO के साथ मुलाकात की और भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की।
सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी जगत के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। मुलाकात के बाद विभिन्न टेक कंपनियों के सीईओज ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की सराहना की। The Prime Minister has been focused on transforming India with his digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. We had a wonderful meeting with Prime Minister Modi to exchange ideas about the advancement of technology, the use of AI and biotechnology, and the growth of India as an emerging superpower economically. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. प्रधानमंत्री ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने की पहलों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 15 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत को नई उड़ान देगा। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। आपने रिपोर्ट देखी और निखिल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, ये जो सीईओज के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई, जो संवाद हुआ, कितना कुछ इस संवाद से क्या निकल कर आ रहा है? भारत के लिए क्या भविष्य की उम्मीदें जो हैं इस बैठक से निकलती हुई दिखाई? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसकी तैयारियां आप देख रहे होंगे कि जो इस तरह के सीईओज हैं और इन्हीं सीईओज के साथ भी पहले भी लगातार बैठकें होती रही हैं, लगातार काम जारी है। और ये वाली जो बैठक हुई है उसमें भी तमाम ठोस संकल्प लिए गए हैं कि किस तरह से इन सारे मुद्दों पर, किस तरह से चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जाए या फिर जो यहाँ हिंदुस्तान में निवेश की बात कही जाए, उन सारे विषयों पर, विविध विषयों पर किस तरह से आगे बढ़ना है। और ये सीईओज जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। तो फ्यूचर में और जो आगे आने वाला वक्त है उसमें इस कोलैबोरेशन को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, कैसे जो तकनीकी की ट्रांसफर की बात जो हो रही है उसको कैसे और बेहतर तरीके से स्मूथली किया जाए तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान तकनीक की बात हो, सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र हो, एटॉमिक एनर्जी का क्षेत्र हो, इन तमाम विषयों पर लगातार बात हो रही है। और सबसे खास बात है कि जो हमारे देश में जो हमारी प्रतिभा, मेधा है, जो हमारा वर्क पावर है, उसमें उसके पास तकनीक किस तरह से, जो आधुनिक तकनीक है वो कैसे ट्रांसफर की जाए, जिससे जो हम सब का विकास, सभी दोनों लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो और हम आगे बढ़ सकें। तो निश्चित तौर पर जो परिदृश्य है वो एकदम साफ है कि हम लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में आपके यहाँ पर मेड इन इंडिया चिप्स अमेरिका में आपको मिलेगी, तमाम जो सेमीकंडक्टर के यूज की जब बात हो रही थी। और उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी इसीलिए है क्योंकि लगातार इस पर काम हो रहा है। और जो सीईओज राउंड टेबल था इसमें भी इस विषय पर लगातार बातचीत हुई कि जैसे सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अमेरिका और भारत, ये दो बड़ी शक्तियां अगर कही जाए तो है, और किस तरह से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हुए आगे बढ़े,
चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर जो दूसरे क्षेत्र हो जहां सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए कि दोनों ही देश एक साथ विकास कर सके। और इस विषय पर जब बातचीत की गई टेक सीईओज राउंड टेबल में, तो निश्चित तौर पर बहुत बेहद जिसको कहना चाहिए कि सार्थक सकारात्मक परिणाम निकल कर आए। अशोक, अतुल आनंद जी, एक चीज इंपॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी की बात तो हो रही है, सीईओज के साथ है टेक्नोलॉजी की बात होगी, लेकिन इस मीटिंग में भी, इस बैठक में भी प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उस पर भी वो रेखांकित करते हैं। वो कहते हैं संतुलन बना चाहिए। क्या इसका मतलब निकाला जाए? अशोक जी, दो बातें इसमें हो रही हैं। एक तो है कि ये बात जुड़ी हुई है विकसित भारत से, क्योंकि हम अगर लीप फ्रॉग करना चाह रहे हैं एक एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्री के लिए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इंजन की ज़रूरत है, और वो इंजन है टेक्नोलॉजी, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग से आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, अनहैकेबल हो जाते हैं। मैं चीन में मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी इसके ऊपर, क्योंकि ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी को अब आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो गई। तो ये सब चीज़ें जब आप जोड़ते हैं तो ये उसी तरफ है कि विकसित भारत के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसको स्केलिंग अप की ज़रूरत है। तो जो सीईओ के साथ जो बात हो रही है वो यही है, और इसके साथ जो आत्मनिर्भर भारत की हम जो बात करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो इंडिया के अंदर, और फिर जो है मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो वो सारा पूरा फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर ये पर्टिकुलर मीटिंग बैठ रही थी। दूसरी बात अब करते हैं, जैसे एआई की बहुत बड़ी बात हुई थी। एआई एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन पावरफुल टेक्नोलॉजी को आपको रेगुलेट भी करना है, उसकी रेगुलेशन की ज़रूरत है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अब जब रेगुलेशन की बात होती है तो सिस्टम्स आपको चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर खुलेआम डिबेट हो सके, जहाँ बातचीत हो सके, जहाँ एक तरह से एक कंसेंसस बेस्ड एक निष्कर्ष निकल सके। तो ये सारी चीज़ें जो बैलेंस बनाने की बात है, उसमें आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव हुआ है विकसित भारत को लेकर। टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की इसीलिए प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ेंगे तभी टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी का वो समान रूप से सबको मिल पाएगा। जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है भारत हमेशा करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के जो है उसको लेकर के। एक छोटा सा और ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री का कल जो भारतवंशियों के बीच जो उनका कार्यक्रम हुआ, जो उन्होंने वहाँ कुछ कहा, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट उनकी इस यात्रा का एस्पेक्ट है, उस पर भी आएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं, तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। एक बार फिर स्वागत है आपका। डीडी न्यूज़ आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क दौरे की हम बात कर रहे हैं। लगातार आज समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री बोले, उनके भाषण को हमने सुना और उस पर भी हमने चर्चा की। और प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, संस्कार
और विरासत का असली राष्ट्रदूत करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो आपके दिलों में बसे भारत को निकाल सके। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। न्यूयॉर्क के नसाओ वेटरन्स कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हर तरफ मोदी मोदी और भारत माता की जय की गूंज। अमेरिका में रह रहे भारतीयों का प्रधानमंत्री से लगाव खास है और प्रधानमंत्री का भी। साल 2014 में मेडिसन स्क्वायर में पहली बार बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों को पीएम ने संबोधित किया था। तब से लेकर अब तक कुल 5 बार उन्होंने अमेरिकी भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता एआई का है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। प्रवासी ही देश के सच्चे राष्ट्रदूत हैं और ये देश की ताकत भी, जो हजारों मील दूर रहकर दिल में हिंदुस्तान को संजोए हुए हैं। अपने स्किल, टैलेंट और कमिटमेंट और संस्कार की बदौलत देश का मान बढ़ा रहे हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। अब भारत नए अवसरों का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज जिस जलवायु परिवर्तन की चुनौती से गुजर रही है, उसमें भारत का योगदान कतई नहीं है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है। भारत की शक्ति और सामर्थ्य का उद्देश्य मानवता का कल्याण है, विश्व बंधुत्व है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की है, ना कि दबाव बनाने की। भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों के बीच कहा कि भारत ह्यूमन सेंट्रिक विकास का पक्षधर है। बात ग्लोबल पीस की हो या फिर क्लाइमेट एक्शन की, संकट और महामारी के वक्त दुनिया को मदद देने की हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की, या फिर दुनिया को डीपीआई जैसे इनोवेशन देने की, भारत दुनिया को अब नई व्यवस्था और नया नेतृत्व दे रहा है।
न्यूयॉर्क से निखिल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वैश्विक नीति है, जो उनकी विदेश नीति है, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है भारतवंशियों के साथ इस तरह का संवाद करना। 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया अमेरिका में। हर दुनिया के हर देश में जाते हैं तो इसी तरह का उनका संवाद होता है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन से इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, जब उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में खचाखच भरे स्टेडियम में भारतवंशियों को संबोधित किया था। उसके बाद से लगातार सिलसिला जारी है। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी, अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जो है निखिल सिंह भी जुड़े हैं। निखिल, सबसे पहली बात मैं जानना चाहूँगा, वहाँ पर भारी तादाद में भारतवंशी जुटे थे और क्या रिएक्शंस थे उनके? हमने बहुत सारे रिएक्शन सुने टेलीविज़न चैनलों में और अक्सर हम देश भर में, दुनिया भर में जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं और रिएक्शन सुनते हैं। इस बार जो है क्या नई चीज़ थी जो लोगों को लग रहा था कि जो लुभा रही है? जबरदस्त अगर कहा जाए, जो एक्शन और रिएक्शन की बात कही जाए तो वो इतना अद्भुत था कि जिसको कहते हैं कि लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा जो है वो सबको ऊर्जास्वित कर रही थी, ऐसा लग रहा था। और आप स्वयं पहले ऐसे कवरेजेस पर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो जो पूरा हॉल था, जो जैम पैक्ड हॉल था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ आते ही और जब तक उनका भाषण चलता रहा, लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे, मोदी मोदी के नारों के साथ में वो पूरा हॉल गुंजायमान रहा। आपने कहा कि नया क्या है? नया दरअसल हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो उनके स्पीचेस में नया होता है, नयापन होता है। और जिस तरह से इस बार उन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी साझा की, वो लोगों को भाई दिल को छुई। और प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं वो अद्भुत होता है, आप इस बात को स्वयं जानते हैं। तो जो भारतीय थे यहाँ पर अपने आप को बेहद प्रसन्न चित्त महसूस कर रहे थे। और खास बात है कि तमाम जो भारतीय हमसे मिल रहे थे वो कह रहे थे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री हर 6 महीने या कम से कम साल भर में तो एक बार आए ही और इस तरह का संबोधन वो दिया करे, ताकि जो हम लोग का एक जो ढांढस है वो विदेश में बना रहे और जो हमारा गौरव है प्रधानमंत्री, वो हम लोग के बीच में बार बार आते रहें। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सरकार काम कर रही है, उसी के बाद वो चैन से, निश्चिंत से हिंदुस्तान यहाँ सो पाते हैं कि हिंदुस्तान में जो उनकी फैमिली है, उनके कई लोगों के माँ बाप हैं, वो सुख चैन से होंगे, सुकून से होंगे। और भारत का भविष्य लगातार उज्जवल हो रहा है, भारत लगातार प्रगति कर रहा है और इस गौरव के भाव से वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी हाँ, बिल्कुल। अशोक सज्जनहार जी, कल आपने सुना, देखा, क्या आपका रिएक्शन? देखिए, रिएक्शन मैं कहूँगी पहली तीसरी उनकी जो कंसेक्यूटिव टर्म है उसमें उनका पहला भाषण था अमेरिका में, और बहुत ही सहज भाव से मैं समझता हूँ वो कनेक्ट हुए वहाँ से। तो जो निखिल ने अभी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, इतनी ऊर्जा थी इसमें, इतना उनका कनेक्ट सहज था और उन्होंने इतना इलेक्ट्रीफाई कर दिया अपने भाषण से पूरी जो वहाँ पर समूह वो मौजूद था। पर 2 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो देखिए, उन्होंने बताया, अभी तक वो कहते रहे हैं जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई, 5वें नंबर से 3रे नंबर पर जा रही है। परंतु एक जो उन्होंने नई बात कही, और भारत एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है निवेश के लिए, सभी को इसका मौका उठाना चाहिए। परंतु एक जो बात उन्होंने कही नई, वो जो भारत दुनिया की लीडरशिप करने के लिए, दुनिया का लीडर बन गया है और लीडरशिप करने के लिए तैयार है, और इसका भारत का जो कद है, भारत का जो रुतबा है भारत की, वो बहुत आगे बढ़ा है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि हमारे जो, जैसे हमको आज़ादी मिली, हम कितने बरसों तक, कितनी सदियों तक हम गुलाम रहे, परंतु हमारे जो पहले आए वो क्या क्या उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, क्या क्या त्याग किए, वो मर गए, उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। आह्वान दिया उन्होंने इन लोगों को जो भी आए थे वहां पर, जो हम देश के लिए मर तो नहीं सकते, परंतु हमको अब ये प्रण करना चाहिए जो हम देश के लिए जिएंगे, बिल्कुल, जो कुछ भी करेंगे देश के लिए करेंगे। तो ये उन्होंने एक एग्जॉर्टेशन दिया, एक उन्होंने
ये प्रेरणा दी, उन सबको जागरूक किया, जो ये आपका कर्तव्य है जो आप अपने देश के लिए, और उनका हमेशा यही मतलब होता है, अमेरिका में है आप अमेरिका के नागरिक बनकर, अच्छे नागरिक बनकर रहिए और काम करिए। भारत के हैं भारत के, और ये तो आप लिविंग ब्रिज हैं दोनों देशों के बीच में, राष्ट्रदूत हैं आप दोनों देशों के लिए। तो इसीलिए ये सभी जो चीजें हैं मैं समझता हूँ जो ये जो भी वहां पर समूह था, लोग थे, उनके दिलों को यकीनन ये छू गई होंगी। बिल्कुल सबके दिलों को छू गई होगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं लेकिन लोगों के समझने के लिए बात ज़रूर है। कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता भी गए थे अमेरिका में, और अमेरिका में जब गए थे तो उन्होंने जो है किस तरह से भाषाएं, एक भाषा दूसरी भाषा को कैसे देखती है, उन्होंने एक खाई बनाने की कोशिश की थी कि तेलुगु जो भाषा है उसको भारत में किस तरह से जो है हिंदी पछाड़ रही है, और तेलुगु भाषा है, तेलुगु लोग जो हैं उनको जो एक तरह से विभाजन की रेखा खींचने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगा, जो कुछ वहाँ पर विपक्ष के नेता जो वहाँ पर कह के आए थे, लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आश्वासन देने गए हैं, जोड़ने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाषाएं अनेक हैं लेकिन एक ही भाव है, भारतीयता का भाव है। और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि वहाँ सभी लोग थे, अलग अलग प्रांतों के लोग थे, अपने वो प्रांत के जो हैं अलग अलग ड्रेसेस पहनकर लोग आए थे। दक्षिण के लोग आए थे, उत्तर के लोग आए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सब जगह के लोग आए थे, अपनी अपनी वेशभूषा में आए थे, और एक जो भारत के भाव है वो वहाँ दिख रहा था। तो ये भी हमारे नेताओं को ज़रूर प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि जब भारत में आप राजनीति करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जब भारत से बाहर जाते हैं तो एक का भाव जो होता है, एक भारत है, वो भाव दिखना चाहिए। जब भारत एक दिखेगा तभी तो हम विश्व को कह सकेंगे कि पूरा विश्व एक परिवार है और पूरा विश्व जो है उसका भविष्य एक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सभी मेहमानों का, और निखिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।